बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स वन स्पेशल ट्रांसमिशन। जो वर्ल्ड कप 2022 का ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जारी है, उस हवाले से हम आपके सामने रोज़ाना आते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने 13 तारीख अगले महीने की यानी 13 नवंबर तक हाज़िर होते रहेंगे। मेरे रेगुलर पैनलिस्ट जो भी हैं वो आपको मालूम है। मैं आपको एक मरतबा फिर तारुफ करा दूँ, फिर थोड़ा सा आज के मुकाबले की या आज के प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन भी आपको दूँगा। हारून रशीद साहब साथ ही मेरे बैठे हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत सारे खिदमात दे चुके हैं, मैं आपको बताता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और बदियू जमा साहब बैठे हैं, एक तज्जियाकार हैं, बहुत खुला तज्जिया करते हैं, बहुत निडर होकर बात करते हैं। बदी कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? खरीद। तो आज का जो पहला मुकाबला हुआ, बांग्लादेश ने जीत लिया मुकाबला और जिम्बाब्वे की टीम को शिकस्त हुई बड़ा ड्रामाई अंदाज में। वो मैच ख़त्म हुआ, उस हवाले से बात होगी। और दूसरा मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का इस वक्त जारी है। नीदरलैंड्स की टीम बैटिंग कर रही है और काफ़ी मुश्किलात का शिकार है अभी तक। अब देखना ये कि इस मैच का नतीजा क्या होता है। इसके बाद जो मैच है जनूबी अफ्रीका और भारत का, उसका नतीजा बहुत अहम है पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से। पाकिस्तान को अगर टूर्नामेंट में रहना है तो इंडिया का साथ देना होगा। इंडिया अगर जीतता है तो पाकिस्तान टूर्नामेंट में है, अदरवाइज़ पाकिस्तान के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। तो ये था आज का प्रीएम्बल प्रोग्राम का। मैं कोशिश करूँगा कि बांग्लादेश की फ़तह पर, बांग्लादेश का जो ड्रामाई अंदाज में फ़तह हुई, वहाँ पर जो गाबा में मौजूद हैं बांग्लादेश के सहाफ़ी, उनसे भी रब्ता करें और उनसे आपकी बात करें तो वो भी सूरत हाल को बताएंगे आपको। तो हारून भाई, आपने मैच देखा बांग्लादेश जिम्बाब्वे का? बहुत ही एक्साइटिंग मैच हुआ। आई थिंक दोनों तरफ ऊपर नीचे मैच होता रहा। आखिर वक्त तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि ऐसे लगा कोई कौन सी टीम मैच जीतेगी। बट आई थिंक कि बांग्लादेश ने अपने नर्व्स को होल्ड किया और बड़े क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दी। ख़ासतौर पे फील्डिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त थी। ओवर चेंजेस बड़ी ज़बरदस्त की शकीब ने, क्योंकि स्पिनर्स को लेके, क्योंकि ग्राउंड बड़ा था, उन्होंने चांस लिया और वो बाउंड्री लाइन पे कैच भी आउट हुए। लेकिन एंड बड़ा अजीब हुआ क्योंकि वो मैच जीत के टीमें जा चुकी थी अंदर, लेकिन पता लगा कि क्योंकि वो एक टेक्निकल रीज़न की वजह से वो नो बॉल हुई। क्योंकि अमूमन विकेट कीपर्स अगर स्टम्प्स के आगे से बॉल पकड़ें तो वो इलीगल है और वो फिर नो बॉल डिक्लेयर होती है। तो अंपायर ने रिव्यू लेने के बाद जब देखा कि विकेट कीपर ने गेंद जो है वो स्टम्प्स के आगे से पकड़ी थी और उसके बाद स्टम्प किया था, तो वो नो बॉल डिक्लेयर हुई, तो टीमों को वापस आना पड़ा। सो बड़ा अनयूजुअल था जो देखने में आया। लेकिन वो क्योंकि टेल एंडर्स बैटिंग कर रहे थे, बदकिस्मती थी जो उनके इनफॉर्म बैट्समैन जो दूसरे एंड पे रह गए, बॉल बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वो एक्सपेक्ट वो यही कर रहे थे कि वो उनको मैच जिता देंगे। लेकिन मेरे अपने नज़दीक निगार को जो आए थे, उन्होंने एक छक्का और वो चौका भी मार दिया था, जिसकी वजह से ऐसे फील हो रहा था कि ये मैच ये जीत जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली फिर उन्होंने जब विकेट से निकल के जब मारने की कोशिश की तो उसमें वो स्टंप आउट हुए। वेयर एज वहाँ कोशिश ये होनी चाहिए थी कि वो एक रन लेके बॉल को देते, क्योंकि फिर तो 4 या 4 रन रह गए थे, 5 रन 2 बॉलों के ऊपर, तो वो कर सकते थे। तो बदी, आपके नज़दीक मतलब एक मैच तो ऐसा था कि कोई भी टीम जीत सकती थी, लेकिन वही गलती मुझे ऐसा लग रहा है जो पाकिस्तान ने की जिम्बाब्वे के खिलाफ। बैटिंग थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान को कम रन चाहिए थे, नहीं कर सका, वही गलती जिम्बाब्वे कर गया, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ऐसे देखिए, 2 ओवर में 25 रन चाहिए थे उस वक्त। जिम्बाब्वे ने बड़ा अच्छा जो है कमबैक किया, 9 रन उस ओवर में बने। आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे, वहाँ पर एक छक्का एक चौका लगा तो ऐसा लग रहा था कि अब जिम्बाब्वे की टीम जीत जाएगी। लेकिन वही होता है कि जब आप वो स्टम्प आउट हुआ उनका प्लेयर, दूसरा जब आया मजहर रबानी आया, तो उससे वो चीज़ नहीं हो पाई, उससे वो बॉल मिस कर गया, जिसकी वजह से वो रन नहीं बना। फिर अगली बॉल उनको, अब देखें ना, जब एक चीज़ मौका मिलता है, चांस मिलता है, फिर आपके पास नो बॉल हो जाती है। जब आप स्टंप आउट भी हो गए और टीमें चली गई और बाद में पता चला जी अंपायर ने जब रिव्यू लिया तो पता चला जी वो नो बॉल है, आगे से कीपर ने पकड़ी, तो हमेशा से नो बॉल ही होती है। तो उस वक्त भी इनके पास चांस था, फ्री हिट थी, तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब जीत होती है क्योंकि बांग्लादेश, मेरे ख्याल में अब बांग्लादेश जब 4 रन भी चाहिए थे या 5 रन भी चाहिए थे, बांग्लादेश की टीम जो काफ़ी पुरअतमाद थी, उनके कप्तान जो है वो काफ़ी पुरअतमाद थे कि जीत जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम था कि इनका जो जो बैट्समैन खड़ा है, नहीं लग रहा था कि उससे हार जाती उस वक्त बांग्लादेश तो क्या होता? देखिए अब बांग्लादेश के सहाफ़ी और बांग्लादेश की आवाम भी बड़ी चार्ज होती है, जाहिर है वो ऐसा होता ही है। और बांग्लादेश ने अच्छा मुकाबला किया, ये नहीं कि दोनों टीमों के दरमियान एक जो क्रिकेट का मैच होना चाहिए था, जिस तरीके से क्रिकेट होती है वैसा ही मैच हुआ। 19-20 मैच तक कोई भी टीम जीत सकती थी। लेकिन यहाँ वही है कि जो कप्तान था
ख़ास तौर पर जैसे अरुण भाई ने बात की कि शुकेब ने कप्तानी बहुत अच्छी की, उसने मौके पर बहुत अच्छी बॉलिंग चेंजिंग की। जब उनके रन्स बन रहे थे तो उन्होंने बॉल चेंज करके जो है जिम्बाब्वे के बैट्समैन को थोड़ा सा मजबूर किया, वो थोड़ा सा लंबा नहीं खेल सके, पावर हिटिंग नहीं कर सके। तो ये इस तरह के मैचेस होते हैं। अब अगर देखें जिम्बाब्वे जीत जाती, जिम्बाब्वे ऊपर आ जाती, अब बांग्लादेश जीता है तो बांग्लादेश नंबर 2 पे आ गया। अब ये देख लें कि नंबर 2 पे इस वक्त बांग्लादेश फिनिश कर रहा है। तो ये एक बड़ा वो है। और आज का जो दूसरा मैच है, अगर तो उस बात तो हम कर लेंगे उस मैच। देखिए सिकंदर रजा फिर 0 पे आउट हुआ है। हाँ एग्जैक्टली, देखिए मेरे अपने नज़दीक अमूमन जो क्रंच गेम्स होते हैं ना, उसमें आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन को जिनके ऊपर आप डिपेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि थ्रू आउट हम ये सुन रहे थे कि सिकंदर रज़ा उनका मेन स्टे है और वो पिछले 6-8 महीने से बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दे रहा था। लेकिन होता यही है कि जब आपके क्रंच मोमेंट में आपका जो मेन प्लेयर है वो अगर परफॉर्म ना कर सके तो आपके दूसरे प्लेयर्स भी डिमोरलाइज हो जाते हैं। बट आई वुड से कि विलियमसन ने बहुत अच्छी बैटिंग की और वो ऑलमोस्ट वो मतलब मैच को ले जाते, लेकिन क्या ज़बरदस्त रन आउट किया शकीब ने अपनी फॉलो थ्रू में उसने। तो आई थिंक ओवरऑल मैं फील करता हूँ कि दोनों टीमें बाय एंड लार्ज एक ही जैसे उस पर थी, क्योंकि बांग्लादेश पिछले 1-8 साल से जो है ना बिलो पोटेंशियल खेल रहा है। मेरे अपने नज़दीक वो टीम इतनी बुरी नहीं है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं खेल रही। जिम्बाब्वे ऑन एंड ऑफ, अमूमन जब भी ये अच्छी टीमें होती हैं ना, ये आपको एक आध मैच में तो कोई अपसेट कर देंगी, लेकिन ये मुसलसल तसलसल उनका नहीं रहता कि वो जीतते चले जाएं, क्योंकि उनके उसमें वो क्योंकि ये लोग अपने अपने एरिया में ही खेल रहे होते हैं। देखें जो निचले लेवल की टीमें हैं ना, वो उनका स्टैंडर्ड भी वही होता है, उसमें एक दूसरे को ये बीट करते रहते हैं। लेकिन जहाँ वो स्टैंडर्ड से ऊपर आते हैं उनको इश्यूज़ हो जाते हैं। जैसे भी आप देख रहे हैं कि नीदरलैंड पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ किस तरह स्ट्रगल कर रही है। सो ये एक आध मैच में तो आपको ज़रूर तंग करेंगे, अपसेट कर देंगे, क्योंकि मैं ये फील करता हूँ जो भी एफिलिएट्स होते हैं ना, इनका गोल सिर्फ ये होता है कि जो भी सामने बड़ी टीम है ना, उसमें हम किसी एक टीम को बीट कर दें। वो समझते हैं कि हमने वो चीज़ अचीव कर ली, क्योंकि ऑब्वियसली स्किल्स का लेवल, आपके स्टैंडर्ड, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं जो टेस्ट स्टैंडर्ड की टीमें हैं, टॉप लेवल की टीमें हैं, उनसे आप मुकाबला इन एनी केस नहीं कर सकते। बट हैविंग सेड दैट, कभी भी वो जो चांस लेके किसी को मैच हरा दें, तो वो एक इवेंट आपको नज़र आता है कि पूरे सिनेरियो में कि एक आध मैच जीत के फिर उनके लिए वही बहुत बड़ी चीज़ जीत हो जाती है। अगर आप विलियम्स की आपने बात की भी, विलियम्स का अगर वैगन व्हील में देख रहा हूँ, उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है कि बैकवर्ड पॉइंट और स्क्वायर लेग कोई रन नहीं स्कोर किया उसने टोटल 64 रन बनाए। लेकिन ये क्या वजह है, क्या लाइन ऑफ उसका रीज़न ये है कि देखें जो बॉलिंग अटैक है ना, जब तक ऐसी बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर अगर आपके पास फास्ट बॉलर्स नहीं होंगे तो कट शॉट नहीं लगते और आपके पुल शॉट नहीं लगते। बांग्लादेश की बॉलिंग में सिवाय तस्कीन को अगर आप देखें, उन्होंने अर्ली स्टेजेस में 3 आउट जब किए, लेकिन बाउंस तो एज सच जो दूसरे बॉलर्स हैं हमारे उनकी तरह नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप फ्रंट ऑफ द विकेट खेलते हैं, ऑन साइड पे भी और ऑन साइड पे भी, और उनके पास स्पिनर्स थे, तो स्पिनर्स लाजमी बात है आगे आगे बॉलिंग करते हैं, तो आप एक्स्ट्रा कवर पे मिड ऑन, वाइड मिड ऑन और इस तरह आप रन्स करते हैं। इसलिए आपको जो कट शॉट्स और ये नज़र नहीं आए, क्योंकि बॉलिंग इतनी पीछे हुई भी नहीं और वो उनके पास इतने तेज़ बॉलर भी नहीं थे कि वो शॉर्ट बॉल करके तो उनको कट मार लेते हैं या कोई पुल कर लेते हैं, इस तरह की कोई चीज़। हालांकि इनका प्रोडक्टिव शॉट जो लिखा है वो पुल है, 19 रन 19 रन उन्होंने बनाए, लेकिन पुल भी इनका मिड विकेट पे गया। मिड विकेट पे उसकी रीज़न ये थी कि बिकॉज बांग्लादेश के बॉलर्स में वो पेनिट्रेशन नहीं थी। इवन अगर आप देखें कि जो उनके वो मुस्तफ़ीज़ हैं वो भी आके बॉल आगे आगे ही करते हैं, उनका बाउंस सच ऐसा नहीं है जो हमारे जिस तरह के पेसी बॉलर्स हैं, पाकिस्तान के हो गए, ऑस्ट्रेलिया के हो गए, आपके साउथ अफ्रीका के हो गए, इवन फॉर दैट मैटर इंडिया के पास भी ऐसे बॉलर्स हैं जो पीछे से बॉल करके तंग कर सकते हैं बैट्समैन को। सो ओवरऑल मेरे अपने नज़दीक मैं तो समझता हूँ कि बांग्लादेश के जीतने के बाद आगे 2 मैचेस दोनों एक पाकिस्तान के साथ है और एक इंडिया के साथ है। लेट्स सी कि वो किस तरह फिनिश करते हैं। चले, पाकिस्तान नीदरलैंड का मैच मुकाबला चल रहा है। 64 रन बना लिए नीदरलैंड ने, 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं और 14.4 ओवर का खेल हुआ है अभी तक। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इनको 100 के अंदर जो है वो आउट करना चाहिए या 100 के अंदर इनको महदूद रखना चाहिए। और फिर पाकिस्तान को ये चाहिए कि क्योंकि आपको रन रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यही मैचेस होते हैं जो आपको रन रेट ऊपर करके देते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको 8 से 9 या 10 ओवर में ये रन जो है वो बनाने पड़ेंगे अगर वो 100 रन बनाते हैं। अभी तो 64 रन है, 5 ओवर में हो सकता है 20-25 रन और बन जाते हैं। अगर 80-85 रन भी होते हैं तो पाकिस्तान को 8 से 10 ओवर में करने पड़ेंगे, और जब ये करेंगे तो आपका रन रेट थोड़ा सा ऊपर आएगा। जीत के साथ आपको रन रेट लाजमी चाहिए। और दूसरी
उसके साथ साथ आपको दूसरी टीमों को भी देखना है कि दूसरी टीमें क्या कर रही हैं, वो जीत रही हैं, वो हार रही हैं, या उनका क्या होगा। तो ये चीज़ें आपको एक साथ, अब आपके पास गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। आपने जीतना भी है, आपने अपने रन रेट को भी देखना है, और आपने अगली टीमों को भी देखना है कि वो जीतेगी, वो हारेगी, तो फिर हमने उस हिसाब से खेलना है। तो मेरे ख्याल में आज का जो दूसरा मैच होगा ना, उस पर पाकिस्तान के ज़्यादा, अगर आज ये अच्छे रन रेट से जीत जाते हैं, तो दूसरा मैच अगर साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा देता है, तो फिर ये होगा कि पाकिस्तान के लिए मुझे नहीं लग रहा कि आगे जाना बहुत ज़्यादा आसान होगा। अगर हाँ इंडिया जीत जाता है तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी चांसेस बन जाते हैं। इंडिया के चांसेस तो हैं, खैर पाकिस्तान के जहन में ये चीज़ मुसलसल होगी। मेरे अपने नज़दीक इस वक्त जो सिचुएशन है ना, पाकिस्तान को तो इस वक्त अपने तीनों मैचेस जीतने हैं। देखें, पाकिस्तान अगर कोई भी एक मैच लूज कर गया तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है ना। सो पाकिस्तान का तो मेन एम यही है। आई थिंक मैं ये फील करता हूँ कि नीदरलैंड ने आज पाकिस्तान को हेल्प आउट किया इन अ वे, टॉस जीत के बैटिंग कर ली, क्योंकि शायद वो थोड़ा सा इंस्पायर हो गए कि उन्होंने देखा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान 130 रन भी जो है वो चेज़ नहीं कर सका, तो वो समझ रहे थे कि हम ये कर लेंगे। लेकिन ऑन अ पिच जिसमें पाकिस्तान के पास 4 बेहतरीन पेस अटैक था, उसके खिलाफ जो इनएक्सपीरियंस बैटिंग नीदरलैंड की, वो कितने रन कर सकती थी। आई थिंक आज बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग 15, लेकिन ओवर्स भी तो देखिए कितने चले गए ना। ये तो मतलब इसमें 15 ओवर्स में कम से कम 110 या 115 होते तब तो कोई बात थी। लेकिन मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान को डेफिनेटली ये मौका मिला है, और मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान अच्छी बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि नीदरलैंड के पास एज सच कोई एक्सप्रेस पेस बॉलर तो नहीं होगा ना। मीडियम पेसेस होंगे, स्लोअर बॉल करते हैं, एक आध बाउंसर वगैरह वो कर देंगे। तो मेरा ख्याल है ये चांस है कि रिजवान और बाबर अपनी फॉर्म में वापस आएँ, ब्रिस्क पेस पे रन्स करें, और ये 8 से 10 ओवर में फिनिश करें। तो मेरे अपने नज़दीक इसमें कोई बुराई नहीं है। 100 रन्स भी अगर वो कर जाते हैं तो इनको अपना बिल्कुल एक एम रखना होगा, और आई थिंक ये कैलकुलेशन डेफिनेटली कर रहे होंगे जो भी एनालिस्ट हैं कि कितने ओवर में कितने रन्स होने चाहिए। तो 69 रन 4 खिलाड़ी आउट पे पाकिस्तान ने बना लिए हैं। 15.2 ओवर का खेल हुआ है, 20 ओवर का एक खेल है। ऑफकोर्स जो औसत है वो 4.50 है अभी तक। तो मामला पाकिस्तान के कंट्रोल में। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। बात हो रही थी अभी इससे पहले पाकिस्तान और नीदरलैंड से मैच की, लेकिन बांग्लादेश ने जो मुकाबला जीता है जिम्बाब्वे से, वो भी टॉकिंग पॉइंट है। इस वक्त गैबा में जहां ये मुकाबला हुआ, वहां से आई हैव बीन जॉइंड बाय बर्शन कबीर, रिनाउंड जर्नलिस्ट फ्रॉम बांग्लादेश। बर्शन कबीर, फर्स्ट ऑफ ऑल शुड आई से congratulations to you, and what was the reaction there, and what happened there? I mean, I know what happened at the last ball, but what was your feeling? What was the feeling of the Bangladeshi spectators? Actually, that was yes, it was very exciting. We almost got the confirmation that Bangladesh has won, because Nurul Hassan Sohan gathered the ball after Mossadegh bowled the last ball, and Zimbabwe needed 5 runs. We went out the stadium to get the reaction of the spectators, but suddenly we found that the ball was not legal. Nurul Hassan Sohan gathered the ball before it crossed the stamps, and third umpire called it no ball, and everything has changed. Everything was changed at that moment, because we were in a position where it is very difficult to express. Actually, it is a very new experience for us. Or we thought that this match is gone. It is not that our Almighty is not wanting our victory. So we are blessed that Mossadegh managed to bowl a legal delivery, and Nurul Hassan Sohan at least got it after it crossed the stumps. And yes, it is a very a rush of adrenaline is too much. We were so much. What did you do? What did you do afterwards when it was not decided that it was not legal? We, being a professional reporter, we had to adopt, and we straight away went to the spectators gallery to collect their reactions, to gather their informations. And BCB's president Nazmul Hasan Papon also gave a reaction after the victory. He also found dumbfounded when he found that ball was no ball, called no ball. So it was a hard condition for him, and he was saying while he was addressing the press that Bangladesh's match
gave him a heart attack, almost gave him a heart attack, and all the spectators should be careful of that. These are the scenarios. These are the little picture I'm giving you, but This is Harun Rashid, former Test cricketer. Congratulations Ji, first of all. I was just a bit surprised and obviously a bit apprehensive as well, because Pakistan is also playing very patchy cricket, and so has Bangladesh. I have been watching this for the last 8-10 months, that somehow or the other, Bangladesh is not playing up to its potential. Is there any reason behind it? There are so many changes in the coaching staff, and the players are, being shuffled from here and there. So can you just, tell us about this? yeah, Harun bhai, it is very evident that Bangladesh is now struggling, because it is not only 8 to 10 months for Bangladesh, it is around 1.5 years. As you know, Bangladesh, one of the veteran batter, Mushfiqur Rahim, has retired from T20 because the spectators and board wanted to see some changes. He was not meeting their expectation, and then they went after Mahmudullah Riyad, the ex-T20 captain of Bangladesh, as he was getting aged. But the experience matters. Bangladesh cricket found it very difficult to cope with the pressure, because while you are missing the two middle order asset, it is very difficult to rotate the strike. Now we are seeing it at Australia, that Bangladesh is trying to accelerate, but they can't contain the run rate. That is a huge problem, and Bangladesh Cricket Board wanted to reshape the T20 team so that they onboard Sidhan Sinam before the Asia Cup, yeah. And he has been given a 3 months contract, and after the World T20, this contract period will be over, and we have heard that it would be renewed. But as Bangladesh was not meeting the expectation, Bangladesh Cricket Board wanted to reshuffle the players, but it was hurting. It is hurting Bangladesh cricket, exactly. because But, you can replace Mushfiqur Rahim, you can replace Mahmudullah Riyad overnight. So middle order, everywhere there is always a need for a grafter. But Bangladesh cricket team is suffering from a grafter. Somebody has to rotate the strike and keep the scoreboard ticking. Yeah, thank you. I understand that. But now your next two matches are very, very important. One against India, one against Pakistan. So how do you think that the Bangladesh team would fare against these two top teams? They will fancy their chances, that's for sure, because India is a very mighty opposition. There is no doubt about it. And they are playing a tremendous. They are playing out of the planet level cricket. Yeah. Though as you know, that Virat Kohli is in a good shape. He is getting his run frequently nowadays after so many criticism for over the years. So he is in good shape, and Adelaide would be a favorable wicket for the spinners as well. So Bangladesh cricket. But you got to lose the next match. Okay, Kabir, Yeah. thank you very much. Just a quick question. I have not been following Bangladesh cricket for long, so I am not. I'm not aware of the well-beings of Tamim Iqbal. Where is he, by the way? Actually, he has retired from the international T20. Okay. At least 6 months ago. After giving a Facebook status, because he was also under heavy criticism, because his batting was not up to the mark for the T20s. Okay. But the spectators and Bangladesh Cricket Board thought so, and he took some time and then revealed his stance. That's So all. my bad. I missed that bit. That Not he a had problem. already Bangladesh cricket done. is not missing them at all. I mean, yes, they are missing Mushfiqur Rahim, that's for sure, because his calmness and coolness. And Akram Khan is around. middle of the order. Akram Khan is around, the selector. Yes, Akram Khan is the cricket operations chairman. He was, but nowadays he has been shifted to logistic department, and Jalal Yunus has been replaced him, and now he's taking care of cricket operations. Okay, thank you very much, Kabir. I wish you good luck for the next games that are coming up. Thank you very much. मुझे असल में मालूम नहीं था तमीम इकबाल का कहीं छापा था क्या? तमीम इकबाल के बारे में कहीं छापा था कि उसने लिखा? मैंने जैसे आपको बताया, पीछे इनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्योंकि विद इन द प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इश्यूज थे. तमीम इज़ वन,
मुशफ़िक़ुर मुशफ़िक़ुर रहीम, रहीम को। क्योंकि यही वो रीजंस थे जिसकी वजह से ये नए लड़के लाना चाहते थे, लेकिन वो क्योंकि स्टॉलवर्ड से हमेशा अगर देखें मुशफ़िक़ुर और तमीम ने हमेशा इनको बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया है इन टर्म्स ऑफ जब भी ये इन्होंने मर्ज किया है। और अकरम का मैंने इसलिए पूछा कि अकरम और तमीम चचा भतीजे नहीं, हमेशा से रिश्तेदार भी अकरम हैं। कभी मैनेजर भी होते हैं, कभी वो चीफ सेलेक्टर भी होते हैं, क्योंकि वहाँ भी जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो डोमिनेंट पोजीशंस पर ही रहते हैं। सो ऑब्वियसली उनके अपने इश्यूज थे, लेकिन अब इन्होंने सॉर्ट आउट करके यंग टीम रखी है। टीम बुरी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अभी अपने पोटेंशियल पे नहीं खेल अच्छा भी इनके ये था ना कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट का मसला भी था, उसमें भी काफ़ी जो इनकी प्रॉब्लम आई थी। तो ये तमीम इकबाल और ये मुशफ़िक़ुर रहीम ये वगैरह ये चाहते थे कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है इनको भी वो बेहतर किया जाए, लेकिन जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड था वो नहीं भी चाह रहा था। और दूसरा थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे तमीम इकबाल भी और मुशफ़िक़ुर रहीम भी, तो इन्होंने एकदम से नए लड़कों को लिया। क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं वो भी वहीं मौजूद हैं, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में है वो। बिल्कुल वही तो, यही तो थोड़ा सा वो था। लेकिन एक बात है कि दोनों के होने से बांग्लादेश को नुकसान हुआ है, क्योंकि तमीम इकबाल आपको मालूम है जिस तरीके से वो बैटिंग करता है, मुशफ़िक़ुर रहीम जो है आप वनडे में देख लें, T20 में देख लें, बड़े बड़े ऐसे ऐसे मैचेस उसने बांग्लादेश को जितवाए। तो थोड़ा सा यही चीज़ें होती हैं जो आपकी मैनेजमेंट, आपका बोर्ड और आपके खिलाड़ी जब एक पेज पर नहीं होते तो ये प्रॉब्लम फिर टीम को जो है वो जो आगे बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। चलो पाकिस्तान पे आ जाएं। नेदरलैंड से खेल रहा है पाकिस्तान, या थोड़ा सा और बांग्लादेश कोई हम सेगमेंट में कर लेते हैं। तो बांग्लादेश के साथ जो मसले हुए, एक तो इनके बोर्ड के अंदर भी जो हुकूमती मुदाखलत है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब जो भी हुकूमत आती है वही बोर्ड का अपना हिसाब किताब लगाती है। ये सब कॉन्टिनेंट का इशू तो ये है। आप अगर देख लें श्रीलंका इंडिया- देख लें, इंडिया, पाकिस्तान श्रीलंका। देख लें, इंडिया का ये है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, और वहाँ भी आप देखें कि जो क्लोज टू द गवर्नमेंट है वही हेड कर रहा होता है उसको। आप डालमिया को ले लें या शरद पवार को ले लें, वो सब पॉलिटिकल शरद फिगर्स पवार तो मिनिस्टर थे। जी जी। सो ये इश्यूज हैं, और इसकी वजह से आईसीसी हमेशा आप देखेंगे कोई ना कोई इनको थ्रेट हमें मतलब मिलती रहती है कि जी डेमोक्रेटिक आपका सारा ये होना चाहिए सिलसिला, और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली हमारे यहाँ हालात ऐसे हैं, अब देख लेना इंडिया पाकिस्तान, सिर्फ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से आपस की बायलैटरल क्रिकेट नहीं हो रही ना, लेकिन इससे नुकसान किसको हो रहा है? क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। आप मिलियंस, आप देखें, आप जैसे ही पाकिस्तान इंडिया के मैच अनाउंस करते हैं 10 मिनट में आपकी टिकट्स बिक जाती हैं, दुनिया भर में लोग ग्लूड हो जाते हैं, तो आप तो बेसिकली उन स्पेक्टेटर्स को, उन फैंस को महरूम कर रहे हैं इन दोनों टीमों की राइवलरी से। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के जिस तरीके से मैचेस होते हैं एशेस के, ये पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो सबसे बड़े हैं। सो ये बड़ी ज्यादतियाँ है। जमा साहब को समझा दें आप, इनके नज़दीक जो है ना वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर हुकूमती मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा कहते हैं। नहीं, हमेशा देखिए मैंने तो जैसे ही रमीज आज़ाद साहब आए थे तो हमने यही पूछा था कि भाई एशिया कप होने जा रहा है, तो एशिया कप पाकिस्तान मेज़बान है, और आप ऐसा ना हो कि इंडिया कहते कि भाई यूएई में आ चले या वहाँ चले, कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता, हम भी बहुत कुछ हैं। अभी मैंने सवाल वो लगाया भी था, आपने देखा भी होगा। तो कहने का मकसद है कि जिस बात पे आप डटे रहें फिर डटे रहें, क्योंकि मैं तो ये भी कहता हूँ कि हुकूमत की मुदाखलत ना पाकिस्तान की तरफ से होनी चाहिए ना इंडिया की तरफ से होनी चाहिए। हालांकि बोर्ड को आप देखें, बोर्ड दोनों एक पेज पे हैं। जब भी बात होती है तो बीसीसीआई भी ये कहता है जी कि हम खेलने को तैयार हैं, लेकिन हमारी हुकूमत नहीं मान चलो रही। एक ब्रेक का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यही कहता है। ब्रेक का वक्त लेकिन है। पाकिस्तान तो कभी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा कि आप ना खेलें। हम तो बाकायदा उनको ऑफर कर रहे हैं कि आप न्यूट्रल भी खेल लें, लेकिन वो उनकी गवर्नमेंट इजाज़त ही नहीं देती। पाकिस्तान की तरह भारत ने भी, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी, अफगानिस्तान में भी हुकूमती मुदाखलत होती है, और हुकूमत की मर्ज़ी से ही चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड या प्रेसिडेंट क्रिकेट बोर्ड अपॉइंट होता है। मैं आपको एक खबर भी दे दूं, चलें, इस क्रिकेट बोर्ड के एक बड़ी शख्सियत की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बहुत बड़ी शख्सियत से लंदन में मुलाकात हुई है अब से कुछ दिनों पहले, जब वो लंदन में थे। दोबारा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मुकाबला चल रहा है नेदरलैंड्स और पाकिस्तान का। पाकिस्तान की टीम बॉलिंग कर रही है, आखिरी ओवर का खेल जारी है। 89 रन बना चुकी थी नेदरलैंड्स की टीम। 8 खिलाड़ी आउट हुए थे। अब स्कोर कहां तक पाकिस्तान लेके जाता है, कितना स्कोर में कर ले पाकिस्तान तो कंफर्टेबल है, कितने ओवर में कर ले? देखिए, इसमें तो सिलसिला ये है कि रन्स बहुत कम हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप जब रन्स बनाने जाते हैं ना, तो उसमें होता ये है कि आपकी विकेट्स अगर लूज़ होनी शुरू हो जाएँ, अगर कोई सक्सेशन में 3 से 4 विकेट्स गिर गए हैं, तो आप दोबारा डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। सिर्फ देखना ये होगा कि बाबर क्योंकि और रिजवान फॉर्म में नहीं है,
उनको फॉर्म में लाने के लिए अपने आप को पहले, क्योंकि आगे के 2 मैचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम बल्ले पे अपनी बॉल तो लेना चाहेंगे वो। सो एज ए बैट्समैन मैं ये फील करता हूँ कि 5 से 6 ओवर्स तक तो वो देखेंगे क्या सिचुएशन है, विकेट ना लूज हो, राउंड अबाउट 40-50 रन अगर हो जाते हैं, उसके बाद अगर उनके विकेट्स नहीं गिरती तो उसके बाद वो एम कर सकते हैं कि हमने कितने ओवर में इसको फिनिश करना चाहिए। सो मेरे अपने नज़दीक तो स्ट्रेटजी इस तरह ही बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैच तो जीतना बहुत ज़रूरी है ना। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि नीदरलैंड ने पहले बैटिंग करने का फैसला करके पाकिस्तान की बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप के ख़िलाफ़ वो इतने रन्स नहीं कर सके। अगर यही रन ज़्यादा हो जाते तो पाकिस्तान की बैटिंग दूसरे अंदाज में खेलती, लेकिन अभी क्योंकि इनके पास है कि अगर 100 से अंदर अंदर ये रन्स पे ये आउट कर लेते हैं, उसके बाद इनको शुरू में थोड़ा सा देखें ना, फ़खर जमान भी तो अपना पहला मैच खेल रहे होंगे ना, आई विश कि वो क्लिक कर जाएं, क्योंकि उनको भी अगले 2 मैचेस के लिए आज थोड़ी सी बैटिंग तो करनी होगी ना, विकेट पे रुकना तो पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर फॉर इंस्टेंस वो जाते हिट मार के 2-3 बॉलों पे आउट हो जाता है तो अगले मैच के लिए भी उसका कॉन्फिडेंस जो है वो शेक होगा। सो वेरी डाइसी सिचुएशन, लेकिन मेरे अपने नज़दीक जो एक्सपीरियंस पाकिस्तान का है, इनको राउंड अबाउट 12 से 13 ओवर में ये रन जो है वो देखिए 91 रन बनाए, 92 रन का टारगेट है, तो मेरे ख्याल में इनको 11 ठीक है 12 ओवर में करना चाहिए। अब हारून भाई ने कहा कि रिजवान आउट ऑफ फॉर्म है, तो फ़खर ओपन करें। मैं आपसे मैं वही आपको बताना चाह रहा था पहले कि मैं आज चाह रहा हूँ कि आज अगर आप ओपन पेयर को चेंज कर दें, आप बाबर को कहेंगे कि आज 4 नंबर खेलो, मिडल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, फ़खर और रिजवान से अगर आप ओपन करा के देख लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। फ़खर रिजवान से या फ़खर से बाबर से करा लें या रिजवान, देखिए रिजवान नीचे आके नहीं खेल सकता, ये आप मान लें। नीचे आके खेलने की जरूरत क्या होगी, इतने कम तो रन है क्या नहीं, वैसे आज नहीं खेल पाएगा। अब हमेशा हम मिडल में हमें तो 9 नंबर तक 10 नंबर तक बैटिंग की जरूरत पड़ती है ना भाई, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आगे मैचेस की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फ़खर को आप खिला रहे हैं तो आपके पास शान मसूद भी है, तो इससे अच्छा है कि फ़खर से और रिजवान से ओपन करा लें या फ़खर से या बाबर से ओपन करा लें, तो ये होगा कि आपको समझ आ जाएगा कि आइंदा के मैचेस में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है एक एंड तो से। आप ये कह रहे हैं फ़खर जमान आज ओपन करें, बिल्कुल थोड़ा टाइम भी ले, थोड़ा सा वो इंजरी से वापस आया है, थोड़ा टाइम भी लेगा, थोड़ा विकेट पे ठहरेगा, उसको समझ भी आएगी, तो फिर अगले जो 2 आपके मैचेस है उसमें आपके लिए ये काम आ सकता है। लेकिन अब वही अगर आप उसी तरीके से जाएंगे जी बाबर रिजवान जाएँ रन्स करके आ जाएँ और हम वो कहने, अगर आपने 15 ओवर भी रन्स किए तो मेरे ख्याल में ये 15 ओवर में भी आपने रन्स किए ना तो सही नहीं है। आपको 11-12 ओवर में रन्स करने, फ़खर जमान को ओपन करना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसमें देखें, ऑब्वियसली हम आउटसाइड यहाँ बैठ के हम अपने अपने ओपिनियन दे सकते हैं कि किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो एट द स्पॉट, जो ऑन द स्पॉट लोग हैं उनको ज़्यादा सिचुएशन। अब मैं एज ए बैट्समैन अगर मेरी 3 से 4 इनिंग अच्छी नहीं गुजरी तो मैं तो बहुत वरीड हूँगा और मैं चाहूँगा कि मैं ही बैटिंग करूँ, ताकि मेरे जाके ऊपर से जाके जब मैं अगर रन्स कराऊँगा तो अगले जो मेरे मैचेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस वक्त, अगर फॉर इंस्टेंस मैं एक बात करता हूँ, आप अगर ये गैम्बल करते हो कि फ़खर को ओपन भेज के किसी के साथ, क्या फिर ये कंटिन्यू करेंगे अगले 2 मैचेस में, या बाबर और रिजवान जो है वो फिर आगे जाना चाहेंगे? सो दिस इज़ अ वेरी डाइसी सिचुएशन कि आप इसको किस तरीके से इसको लेंगे। यहाँ तो जब आपने पिछले 1.5 साल तक ये काम नहीं किया, जबकि आपके पास बहुत ज़्यादा मौके थे, तो आपने वो उस वक्त नहीं किया, तो अब इतने इंपॉर्टेंट इवेंट में और अगर आपको वो बैकफायर कर जाए तो ये बहुत सारी चीज़ें, ऑप्शंस जो है ना, वो इस वक्त थिंक टैंक सोच रहा होगा। सवाल तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अनु भाई सही कह रहे हैं। देखिए मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आज फ़खर रन्स कर जाता है, जरूरी तो नहीं है कि हम जो है वो रिजवान को बोलेंगे भाई फ़खर ने रन्स किए थे वो तीसरे पे जाएगा, आपने ये ओपन करनी है। अगर रन्स कर दिए, उसने अच्छे रन्स कर दिए, टीम को जितवा दिया, इस वक्त तो आपका जो मकसद है वो पाकिस्तान टीम का जीतना है। इस वक्त मुझे ये नहीं भाई रिजवान रन्स करे, आगे मैच में तो जीतना है भाई। ये मैच अगर आप जीत जाते हैं, अच्छे तरीके से जीत जाते हैं, फ़खर रन्स कर जाते हैं ओपन में, तो अगले मैच में क्या है, आप उसको ओपन कराएं। साउथ अफ्रीका के मैच में, बांग्लादेश के मैच में आप उसको ओपन कराएं। फ़खर को ही ओपन कराएं ना, क्यों नहीं, जब वो रन्स करेगा। ओपनिंग पेयर से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं भाई, इस वजह से खुश नहीं है। देखिए आप रन्स करते हुए आ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा से भाई कि रिजवान ने रन्स नहीं किए, बाबर ने रन्स नहीं किए, यार वो रन्स ऐसे होने चाहिए कि आपकी टीम को तो जितवाएं। अगर आज भी बाबर और रिजवान रन्स करते हैं और वो 14 या 15 ओवर में रन्स करते हैं, आपके एवरेज ऊपर नहीं आता, आप मैच जीत जाते हैं और फिर आगे जाके स्ट्रगल आपको रन रेट पे होती है, तो फिर क्या फ़ायदा। अगर यही फ़खर आते हैं, अगर वो 15-16 बॉलों पे 45-50 रन कर जाते हैं, तो अगर यही रन आपके रन रेट पे कम। आज आपको कैसे लगे? प्रोग्राम खत्म हो नहीं, मुझे आज भी
मैं साफ बात बता रहा हूँ, मुझे आज भी वो मुकम्मल फिट नहीं लगे। एक जिस विकेट तरीके से लिए उन्होंने आज एक। विकेट लेने से ये नहीं होता कि आप जिस तरीके से उनका रनअप था, जिस तरीके से वो आते थे, जो बॉल को ड्रिबल करने के बाद जो चीज़ होती थी, वो चीज़ मुझे आज भी नज़र नहीं आई। देखिए एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि देखें सामने ऑपोजिशन क्या थी। एक तो सबसे बड़ी, आज मैंने देखा कि उसने ज़ोर लगाने की कोशिश की है, 137 140 पे भी उसने बॉलिंग की है, 140 प्लस भी की है। सो मे बी वो अपने आप को फील कर रहा है कि अब मैं करूं बॉलिंग। लेकिन मेरे अपने नज़दीक आई वुड स्टिल सी, क्योंकि अब देखें अब वो तो चाह रहे हैं कि उनका ट्रम्प कार्ड जो है वो शाहीन है बड़ी टीमों के खिलाफ, इसलिए वो किसी और को मौका नहीं देना चाह रहे और कोशिश कर रहे हैं कि उसी को कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करें। देखिए दूसरी चीज़ ये है कि जो नेट रन रेट की बात है ना, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप 10 ओवर में भी कर लेंगे या 12 में भी 13 में भी, क्योंकि देखिए होता ये है कि नेट रन रेट का तो कॉन्सेप्ट यही है कि कितने रन्स आपके खिलाफ हुए और कितने रन्स आपने दूसरी टीमों के खिलाफ किए, उसका डिफरेंस जो है वो दैट इज नेट रन रेट। अगर आज आप इसे जीत भी लेते हैं और अगले मैचेस आप क्लोज आके ख़त्म करते हैं तो आपका नेट रन रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक बिगर मार्जिन के साथ आपकी जीत या हार नहीं होती उस वक्त तक नेट रन रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान का इस वक्त एम जो है ना वो तीनों मैचेस जीतने का होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ एक मैच भी अगर ये हार गए तो बाहर हो गए ना, ये तो दूसरी टीमों के पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जीत के वैसे ही हम बाहर हो गए। साउथ अफ्रीका तो वैसे बाहर गए, लेकिन ये जो कैलकुलेशन की बातें हो रही हैं ये बहुत अच्छी हैं, और ये जो हेल्दी डिबेट है कि किसको ओपन करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, इस पर भी आपने कंट्रास्टिंग व्यू सुना। शाहीन शाह अफरीदी इज़ अ ट्रम्प कार्ड ऑफ पाकिस्तान, यकीनन है पाकिस्तान के नहीं दुनिया के सफ़े अव्वल के बॉलर हैं, वो जल्दी से ठीक होंगे। आज वो हारून भाई के मुताबिक कुछ बेहतर बॉलिंग करते नज़र आए, कुछ स्पीड में उनकी इजाफा नज़र आया। और तीसरी बात जो हमने आज के प्रोग्राम में की वो बांग्लादेश ने मैच जीता जिम्बाब्वे से, बहुत अच्छी तरह जीता। वर्षन कबीर फ्रॉम ब्रिस्बेन जॉइंड ब्रिस्बेन और गाबा एक ही जगह, एक ही जगह है, मुझे मालूम नहीं है भाई इसलिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ। तो गाबा से ज्वाइन किया था वर्षन कबीर ने, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम देखा, आपका शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे, खुदा हाफ़िज़।